संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बीजेपी का सिंहासन पलटेंगी प्रियंका गांधी। कहा 2022 में बीजेपी कांग्रेस के बीच होगी जंग। बच्चों ने निकाला तो वृद्धाश्रम बना सहारा, बुढ़ापा आश्रम में बिताने को मजबूर बच्चे भूल गए बेटे होने का फर्ज। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या कर पति ने खुद को किया पुलिस के आगे सरेंडर। औरैया की नगर पंचायत में बोर्ड बैठक का आयोजन, जल्द शुरू होगा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम। और आजमगढ़ में आबकारी विभाग हुआ सख्त, अवैध शराब की बिक्री पर लगेगी लगाम, एक्शन में प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल चुनाव करीब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी की गैरहाजिरी के सवाल पर जवाब देते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी को किसी एक राज्य की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो देश की सबसे लोकप्रिय नेता है और 2024 में बीजेपी का सिंहासन पलटेंगी। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि 2022 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। हालांकि 2022 में पार्टी की जीत को लेकर प्रमोद कृष्णम कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए। देखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनको प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दे रही हैं वो आंख के अंधे नहीं है लेकिन अकल के अंधे हैं। मुझे लगता है प्रियंका गांधी इस देश को भी दिखाई दे रही हैं और पूरी दुनिया को दिखाई दे रही हैं। और बहुत जल्दी ये जो बीजेपी का जो ये सत्ता के अहंकार में चूर होकर के ये चश्मा चढ़ा है इनके आंखों पर, ये उतर जाएगा और इस सिंहासन को पलटने का काम। वहीं अब खबर आजमगढ़ से, जहां एक बुजुर्ग को उसके अपने ही बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आश्रम में रह रहे बुजुर्ग रामशंकर से बात की गई तो उन्होंने अपनी नम आंखों से बताया कि करीब 20 साल पहले वो मिल बंद होने के बाद बेकार हो गए थे। बेटा फौज में नौकरी करता था, आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन इसके बावजूद उनको वो अपने साथ नहीं रख सका और वृद्धाश्रम में छोड़ गया। वहीं बुजुर्ग लालमती का कहना है कि उनके भी 3 बेटे, तीनों कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृद्धाश्रम के अधीक्षक पंकज राय का कहना है कि हम इन बुजुर्गों की देखभाल पूरी तरह से करते हैं, साथ ही साथ इनके लिए हम वॉलंटियर्स भी लगाए हुए हैं। कचहरी गई और वो मिले दोनों लड़के, उनसे कही कि कोई रास्ता हमें दिखाओ। तो 3-4 दिन हमें दौड़ाते थे, तुम वहाँ रहो, उस मंदिर में रहो, उस मंदिर में रहो। 2 दिन भवननाथ थी, कहते थे? नहीं, ये वकील भवननाथ रही। भवननाथ के एक पूजा करने गई औरत, तो वो अपने घर लिया के। 5 लोग विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त का कहने का मतलब कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको समझ की कमी है। तो उनके लिए हमारे जो सेवादाता हैं वो उनका सहयोग करते हैं। उनको खाने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी समय हो गया है, आप नहाने के लिए जाएं। पूजा के लिए भी उनको बार बार बुलाना पड़ता है कि अभी आरती का समय हो गया है, आप लोग आरती में आएँ। कोरोना वायरस महामारी के कारण करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अधिकतर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद थे। 2 साल से बंद रही 1 से 5वीं की कक्षाएं आज एक बार फिर से गुलजार हो चुकी हैं। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में एक बार फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुले हैं। यूपी में आज से 1 से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुले हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगरा, रायबरेली, कानपुर देहात और औरैया जिले की तस्वीरें, जहां स्कूल खुले हैं। बाकायदा मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एहतियात बरतते हुए आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं अभिभावकों में अभी भी खौफ है। बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं अभिभावक। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। 1 से 5वीं कक्षा के छात्र लंबे समय के बाद आज स्कूल में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
लंबे समय के बाद स्कूल खोलने से बच्चों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। फर्स्ट टू फिफ्थ के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कंसर्न हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। लेकिन हम उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वी आर फॉलोइंग ऑल द SOP जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। सैनिटाइजेशन का भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है और बच्चों की डिस्टेंस मेंटेनिंग है, वो भी सब चीज़ है, तो उनको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने पेरेंट्स को आज बुलवाया है ताकि वो अपने कंसेंट फॉर्म साइन कर सकें और उस कंसेंट फॉर्म में हमने हर एक चीज़ मेंशन की है कि उनको बच्चों के साथ में क्या क्या चीज़ें भेजनी है। तो वी विल बी फॉलोइंग ऑल द SOP गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अस। जी, हम आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को खोलने का आदेश किया गया है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, बच्चे आए उनका स्वागत करें और कोरोना गाइडलाइन के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठा लेंगे। मास्क और सैनिटाइज़र प्रत्येक बच्चे, पूरा स्टाफ, हम लोग सभी लोग मास्क पहने, बच्चों को भी मास्क की पूरी व्यवस्था की गई है और सैनिटाइज़र, और जो एक सामाजिक दूरी उसके हिसाब से बच्चों को बैठाल के मतलब पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और अभिभावकों से भी सहमति ली गई है कि अगर कोई अभिभावक ये कहे कि हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, बच्चों की शिक्षा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर विद्यालय कर रहे हैं तो इसमें जो है हम लोगों को विशेषतः सहयोग बहुत अपेक्षित है और गार्जियन भी अगर इसका सहयोग करेगा तो आगामी कोई भी कोविड की लहर हो सकता है कि आ सकती है, तो इसमें हम लोगों को बचाव के लिए विशेष सावधानियाँ। इतने 1.5-2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं, आज स्कूल खुलते हुए बड़ा खुशी हो रही है। जो बच्चे जो स्कूल में गए इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। क्या गाइडलाइन किया गया स्कूल द्वारा, किस तरीके से? यही बताया गया कि सामाजिक दूरी का पालन रखें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर। वहीं जालौन के कुकर गांव में करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चलें कि लाइनमैन लाइन को शटडाउन करके बिजली के तार जोड़ रहा था और इस दौरान किसी ने लाइन चालू कर दी, जिसकी वजह से करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने उरई जालौन हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोई प्रशासनिक आला अधिकारी नहीं आता तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। ये कुकर गांव का मामला है। संविदा कर्मी था और आज जो बताया गया है ये काम कर रहा था बिजली का, शटडाउन लिया गया था। अब शटडाउन के बीच में ही बिजली आ गई और उसकी डेथ हो गई। तो पब्लिक थोड़ी नाराज़ थी, पब्लिक को समझा बुझा दिया गया है और जो तहरीर लिख के देंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई होगी और जो भी प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी, हमने SDM ADM को भी बुलाया। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते शारदा, घाघरा और मोहना नदी उफान पर हैं। उफनाई नदियों के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में पलिया विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेहान खान बाढ़ से ग्रस्त लोगों को राहत सामग्री पहुंचाएं। बताते चलें कि सपा नेता रेहान अपने साथियों के साथ बाढ़ की चपेट में आए गांवों में नाव के सहारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राशन से भरे बैग बांटे। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर, जहां शारदा नदी उफान पर है और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राहत सामग्री लेकर पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों की मदद की। वहीं संभल के नखासा थाना इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस से नाराज मृतक युवक के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर थाने का घेराव किया। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। संभल के सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोल्ड स्टोर के सामने एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला था। इसकी शिनाख्त हो गई है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। नखासा क्षेत्र अंतर्गत
गांव कुरकावली स्थित ग्लोरियस कोल्ड स्टोर की कूलिंग प्लांट की हौद में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो मृतक की शिनाख्त सलीम पुत्र इफ्तिकार निवासी 32 वर्ष रुकंदी सराय थाना नखासा के रूप में हुई है। यह भी संज्ञान में आया कि मृतक पूर्व से उक्त। आगे बढ़ेंगे खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में युवक की आग लगने से मौत हो गई। बताते चलें कि युवक घर के अंदर सो रहा था, वहीं सोते वक्त युवक की आग से जलकर मौत हो गई। आग की लपटें और धुआं निकलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और तमंचा बरामद किया है। बता दें कि दबंगों ने मेडिकल स्टोर संचालक संजय श्रीवास्तव से फोन कर 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद बदमाशों की जांच शुरू की थी, जिसके बाद सीओ अशोक कुमार सिंह ने मामले का पर्दाफाश किया और दबंगों को जेल भेज दिया है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। कल तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 अभियुक्त के पास से अवैध शस्त्र और कारतूस और एक अभियुक्त के पास से घटना में एक्सटॉर्शन में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को हम लोग देख रहे हैं और आपराधिक इतिहास मिलेंगे तो उनको सुसंगत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के बासी कोतवाली क्षेत्र में महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान लाल यादव और शिव कुमार सरोज के साथ महिला आरक्षी अनुराधा गुप्ता की उपस्थिति में नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। ग्राम कुलहुई के महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में शासन के मंशा के अनुरूप नारी शक्ति प्राप्त आदेशों और निर्देशों से अवगत कराया गया। तो मिशन शक्ति के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया सिद्धार्थनगर में, जहां महिलाओं को जागरूक किया गया, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार गंभीर है। मिशन शक्ति के 3रे चरण की हाल ही में शुरुआत की गई थी, जिसके तहत विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को जागरूक किया। विभिन्न गांव की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। औरैया के नगर पंचायत बिदुना की बोर्ड बैठक में जल भराव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में 3 नालों के निर्माण के साथ टूटी फूटी नाली पुलियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं कस्बे के शमशान घाट पर टीन शेड बदलने के साथ ही कस्बे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रैन बसेरे के अलावा अन्य काम जल्दी कराए जाएंगे। इस बैठक में नगर पंचायत के चेयरमैन अमित कुमार, ईओ निषाद मधुमेह, प्रधान लिपिक दिनेश गुप्ता, सभासद नूर मोहम्मद समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और नगर पंचायत कर्मी राजेश तिवारी, साथ ही कस्बे के अन्य लोगों के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की गई। सबसे मुख्य प्रस्ताव था हमारा जल भराव का। जो हमारे चंद वार्ड जल भराव से पीड़ित थे, उन सभी का नाला बनवा के उनको तत्काल प्रभाव से जल भराव से निस्तारण किया जाएगा। उसके साथ ही हमारे शमशान घाट पे जो जीड सीट टीन है, उसको हटा के नया टीन सेट थोड़ी ऊंचाई पे डाला जाएगा। इसके साथ ही चंद्रपुर तिराई पे जो हमारी रिक्त भूमि है, उसके लिए दुकानें व ऊपर 3-4 ऐसे वार्ड हैं नगर में जो जल भराव से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और वो समस्या काफ़ी दिनों से बनी चली आ रही है। उसी के संदर्भ में ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो है जल भराव की समस्या के लिए हमें जो है CNDS फर्रुखाबाद द्वारा जो है कुछ पैसे की मांग की गई है। तो इस पैसे को हम देंगे तो उसके उपरांत वो उसका जो है सर्वे।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हुई थी, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आजमगढ़ में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, लेकिन जिला महिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ। जिला महिला अस्पताल के प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर A.K. पटेल का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ट्रायल हो चुका है, बड़ी बड़ी मशीनों को JCB से स्थापित कर दिया गया है और 2 से 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसका एक बार ट्रायल भी किया जा चुका है और इसको जल्द से जल्द हम लोग इसको क्रियान्वयन करते हैं। बाहर से मार्केटिंग के लिए मैन पावर और सब चीज़ें गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है कि उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसको हम लोग जो है कि उस पर ध्यान रखते हुए हैं। जिस तरह आजमगढ़ में अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। डीएम के निर्देश के बाद आबकारी विभाग एक्टिव हो गया और जगह जगह दबिश देकर इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने अभियान के तहत करीब 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। फिलहाल विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई भी जारी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताते चलें कि पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस कालंदी कुंज से कि उनके एरिया में एक डेड बॉडी, महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस पर मौके पर जाकर डेड बॉडी को पाया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। युवती के परिजनों को बुलाया गया है। उनके पिता की शिकायत पर लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, जिसके बाद वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकबंधु राजनारायण अस्पताल में हंगामे के बाद नर्सिंग स्टाफ ने धरना प्रदर्शन भी किया। बताते चलें कि 3 महीने से नर्सिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। इसी को लेकर 21 अगस्त से लगातार अपनी पीड़ा को लेकर अस्पताल प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों की सैलरी जो है नहीं मिली है 3 महीने से, और जो है बलरामपुर हॉस्पिटल से भी हम लोग आए थे। यहाँ पे 2 महीने जो है अप्रैल और मई में काम किए, वो भी नहीं मिला। हम लोग गरुड़ा सिक्योरिटी कंपनी से है और ये लोग जो है वंशिका कंपनी से है, जो कि इन लोग भी जो है 3 महीने से ही काम कर रही हैं और जो है इन लोगों की जो है सारी दिक्कतें झेल रही हैं, झेलते हुए भी काम की हैं। और तब लोकबंधु नारायण हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 3 महीने से। यहाँ हम लोग बराबर अपना काम करते चले आ रहे हैं। हमारे काम में कोई दिक्कतें हो, कोई कंप्लेन हो तो उसकी वजह से हम लोग बाहर किया जाए, लेकिन इससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है और हम लोगों को कोई आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उससे भी उन लोग को कोई मतलब नहीं। हमारा रजिस्टर उठा के रख लिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।